हाँ जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पल्लवन के गुण और विशेषताओं को निर्धारित कीजिए। पल्लवन के गुण और विशेषताओं का वर्णन कीजिए या पल्लवन की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न आपसे 5 अंकों में पूछा जा सकता है। पल्लवन की विशेषताएं। सबसे पहले जब हम किसी विषय का विस्तार करते हैं तब सबसे पहले जो उसकी विशेषता है वह है कथ्य का स्पष्ट प्रतिपादन। कि जो कथ्य है, जो विषय है, उसको हम भली प्रकार से समझें, चिंतन मनन करें और उसके पश्चात एक ऐसी रूपरेखा तैयार करें जिस रूपरेखा के आधार पर अपने विषय का विस्तार करें। और जब हम विषय का विस्तार करें तो कभी भी विषयांतर की संभावना नहीं होनी चाहिए। पल्लवन में दिए गए, मैं पढ़ रही हूँ इसको, पल्लवन में दिए गए विषय का कथ्य स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया जाना चाहिए। यानी जो विषय है उस विषय से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं उनको हम स्पष्ट करें। चिंतन मनन के पश्चात उसकी ऐसी रूपरेखा बनाई जानी चाहिए कि उसमें कहीं भी विषयांतर की संभावना ना हो। यानी हम केवल और केवल अपने विषय की बात करेंगे, जो विषय पल्लवन के लिए हमें दिया गया है। हम विषय से भटकेंगे नहीं, विषयांतर नहीं करेंगे। मूल भावों को उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो पल्लवन में हम उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कि आपने जब संक्षेपण किया, तो जब हम संक्षेपण करते हैं तो उदाहरणों को नहीं लेते, परंतु पल्लवन में हम उदाहरण की सहायता से अपने मूल भाव को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये एक अंतर हो गया संक्षेपण और पल्लवन में। दूसरी विशेषता है बच्चों पल्लवन की संक्षिप्तता। यह जो विशेषता है यह दोनों में ही रहेगी, संक्षेपण में भी और पल्लवन में भी। संक्षेपण की भी विशेषता है संक्षिप्त लिखना और पल्लवन की भी विशेषता है संक्षिप्त लिखना, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है यहाँ कि केवल और केवल हम उसका संक्षेपण करेंगे, अपितु उसका विषय विस्तार करेंगे, परंतु आवश्यकता से अधिक विस्तार से बचेंगे। इसलिए उसमें व्यर्थ की टीका टिप्पणी, तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं होता। यानी हम व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं, हमारी अपनी सोच या अपने तर्क क्या हैं, हम उस विषय पर टीका टिप्पणी या तर्क वितर्क नहीं करेंगे, अपितु उस विषय का विस्तार करेंगे। विरोधी विचारों, उदाहरणों और तर्कों को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो विरोधी विचार हैं यानी उस विषय के विरोधी विचार। विरोधी विचार का मतलब हो गया, जैसे हम कहें कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, आज़ादी मनुष्य का, तो जब हम आज़ादी की बात करें तो हम उस आज़ादी के विरोध की बात ना करें। तीसरी विशेषता है बच्चों पल्लवन की तीसरी विशेषता है सरलता। पल्लवन सदा सरल रूप में लिखा जाना चाहिए, जिसमें छोटे छोटे वाक्य और सटीक शब्द की ही प्रयुक्त करने चाहिए। सरल भाषा में क्यों लिखना चाहिए पल्लवन को, ताकि आम व्यक्ति उसको समझ ले अच्छी प्रकार से और आम आदमी जब पढ़े तो उसके भाव को भली प्रकार से समझ ले। क्योंकि पल्लवन किया ही सूत्रवाक्य का जाता है, पल्लवन किया ही किसी उक्ति, लोकोक्ति या सूक्ति का किया जाता है, किसी विद्वान की, किसी वाणी का किया जाता है, किसी वाक्य का किया जाता है पल्लवन। तो जब हम पल्लवन को करते हैं, विस्तार को करते हैं, तो यदि वह स्पष्ट भाषा में होगा, सरल भाषा में होगा, सटीक शब्दों में होगा, तो उसे समझना आसान होगा। भाषा अलंकारिक नहीं होनी चाहिए, यानी अलंकारों का प्रयोग हम भाषा में नहीं करेंगे, क्योंकि इससे व्यर्थ का विस्तार होने की संभावना होती है। तीसरी विशेषता है अन्य पुरुष का प्रयोग। पल्लवन में उत्तम और मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता। अन्य पुरुष का प्रयोग करने से पल्लवन में सहजता का गुण आ जाता है। कथ्य और शिल्प का सुसंगठित रूप। पल्लवन में कथ्य और शिल्प का ऐसा सुसंगठित रूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वह कहीं से भी अस्थिर और ढीला ढाला प्रतीत ना हो। यानी जो पल्लवन है वह बड़ा ही सुगठित होना चाहिए, भली प्रकार से गुथा हुआ होना चाहिए। यानी जो विषय है केवल और केवल हम विषय से बंद कर ही अपनी बात को आगे ले जाते हैं। तो कभी भी पल्लवन
ऐसा पल्लवन में बिखराव नहीं होना चाहिए, अपितु उसमें सुसंबद्धता होनी चाहिए। शब्दों और वाक्यों की संरचना पूर्ण रूप से सटीक होनी चाहिए। उसके बाद है आलोचना निषेध। जब हम किसी विषय का विस्तार करें तो उस विषय की आलोचना, उस विषय का विरोध या आलोचना हम ना करें। क्यों? क्योंकि आलोचना या समीक्षा करने से अनावश्यक रूप से विस्तार होता है, और भले ही वह विषय हमारे विचारों के अनुकूल ना हो, तब भी हम उस विषय का विरोध नहीं करते हैं, उस विषय की आलोचना पल्लवन में नहीं करते हैं, अपितु जो विषय हमें पल्लवन के लिए दिया गया है केवल हम उस विषय तक ही सीमित रहते हैं। उसके बाद है, मैं पढ़ रही हूँ इस पॉइंट को, पल्लवन में भावों का विस्तार मुख्य रूप से होता है। इसमें विचारों की आलोचना या समीक्षा नहीं की जाती। ऐसा करके से मूल विषय में भटकाव की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि अनावश्यक विस्तार भी आ जाता है। तो इसलिए हमें आलोचना करने से बचना चाहिए। केवल और केवल हम अपने उस विषय पर ही चर्चा करें जो विषय पल्लवन के लिए हमें दिया गया है। इसके बाद बच्चों जो प्रश्न आता है वह है, पल्लवन प्रक्रिया के नियमों को संक्षेप में लिखिए। आपने संक्षेपण के भी नियम पढ़े थे, अब आप पल्लवन के नियम पढ़ेंगे। जब आप संक्षेपण पढ़ेंगे आपको दिमाग में रखना है, संक्षेपण मतलब संक्षिप्त करना और पल्लवन मतलब विस्तार करना। तो पल्लवन प्रक्रिया के क्या नियम हैं, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। जिस नीति वाक्य, सूत्र वाक्य, लोकोक्ति आदि को पल्लवन का आधार बनाना हो, उस पर भली भांति सोच विचार करते हुए उसका मूल भाव हृदयंगम कर लेना चाहिए। तो कोई भी एक एग्जाम्पल हम अपने सामने रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपने सामने एक टॉपिक रख लिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो सबसे पहले जो ये उक्ति है, हमें इस उक्ति पर विचार करना होगा। क्या करना होगा कि हम जो भी कार्य करें उसे विचार पूर्वक करें, पहले विचारें और फिर बोलें। जैसे कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी अगर विवेकहीन होकर हम कार्य करेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा, ये इसका मूल भाव हो गया। तो पहले हमें जो विषय दिया गया है विस्तार करने के लिए, उसके मूल भाव को हृदयंगम करना है। प्रत्येक शब्द के अर्थ को सूत्र रूप में ग्रहण कर उससे संबंधित उदाहरण सोच लेने चाहिए। और फिर क्या करेंगे, पहले उस विषय का अर्थ निकालेंगे, उस सूत्र वाक्य का। अब हमने अर्थ निकाल लिया कि बिना विचार किए जो काम किया जाता है उसका हमेशा विपरीत परिणाम ही हमें मिलता है। तो फिर हम ये कौन विचार करता है? मनुष्य करता है। तो मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? विवेकशील प्राणी है। बड़े उसके अंदर स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की बुद्धि है। तो इसीलिए मनुष्य को प्राणियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। विवेकशील मनुष्य क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसे सोच समझ करके अपने काम को आगे की ओर बढ़ाता है। कब करें कब ना करें, इन सारी बातों पर सोच विचार करता है। तो जो मनुष्य प्रत्येक कार्य उचित समय पर सोच विचार करके चलता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, जो विषय था उसको बताया, और बताया कि विचार करके कौन चलता है। विचार करके चलता है विवेकवान व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति। और व्यक्ति क्यों चलता है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है, उसके पास विचार है। तो इस तरह से हम अपने उस विषय को विस्तार देंगे। दूसरा नियम है, मूल भावों के साथ सहयोगी विचारों को महत्व देना चाहिए। तो मूल भाव क्या था बच्चों? कि बिना विचार किए कार्य ना करें, ये मूल भाव है। तो इसका विपरीत भाव का क्या हो गया? इसका सहयोगी भाव क्या हो गया? कि जो बिना विचार किए करेगा उसे अवश्य ही पछताना पड़ेगा। तो जिस पछताना ना पड़े इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विचार करके ही अपनी बात को क्या करना पड़ेगा। यदि हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं
तो पहले उस कार्य के लाभ हानि उन सब पर विचार करना होगा और उसके पश्चात ही उस कार्य को करने में आगे बढ़ना होगा। उसके गुण और अवगुण सब पर विचार करना होगा, तब जा कर के हम उस काम को करें, उस काम की ओर प्रवृत्त हों। अन्यथा क्या होगा, हमें उपहास का पात्र बनना पड़ेगा। तो ये क्या है, मूल भाव के साथ सहयोगी भाव भी आपने ले लिया। तो तीसरा है, दूसरे पॉइंट में ही आगे देखो, यदि आवश्यक प्रतीत हो तो उन्हें किसी कागज पर लिख लेना चाहिए। अनावश्यक विचारों को छोड़कर उपयोगी विचारों को पल्लवन में स्थान देना चाहिए। तीसरा नियम है, पल्लवन के लिए एक प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों में केंद्रीय भावों के साथ साथ सहयोगी भावों को भी स्थान देना चाहिए। तो जब हम किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं तो उसके सहयोगी भावों को भी साथ साथ लेकर के चलते हैं। चौथा है, विषय का पल्लवन करते समय उसके आकार और शब्द सीमा को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम कोई पल्लवन करें तो पल्लवन करते समय यदि उसमें कोई समय सीमा दी गई है कि इस विषय को 100 शब्दों में लिखिए, 150 शब्दों में लिखिए, 250 शब्दों में लिखिए, तो जो शब्द सीमा विषय के विस्तार करने के लिए दी गई हो, हमें हमेशा अपनी उस शब्द सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि शब्द हमें 150 दिए हैं और हम जाकर के 250-300 शब्दों तक अपनी बात को ले जाएं। तो ऐसा पल्लवन कभी भी अच्छा नहीं होता, या मैं यूँ कहूँ कि ऐसे पल्लवन को कभी भी अंक नहीं मिलते। उसके बाद है, पल्लवन के आकार का कोई निश्चित नियम तो नहीं, पर इसे 150 से 250 शब्दों के बीच अच्छा माना जाता है। तो मैंने बच्चों क्या कहा कि यदि शब्द सीमा दी है तो उसी शब्द सीमा में हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, और यदि नहीं दी है तो यहाँ लेखक ने लिख दिया कि 150 से 250 शब्दों के बीच ही अच्छा माना जाता है, उसके अतिरिक्त पैराग्राफ का विस्तार नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, मूल भाव के विस्तार और स्पष्टता के लिए उदाहरण दिए जा सकते हैं। उसके बाद है, पल्लवन का आरंभ और अंत इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि वह हृदय को प्रभावित करे। 8वीं विशेषता है, नियम है, रचना में कसावट बनी रहनी चाहिए। यानी जब हम उस पल्लवन को पढ़ें, विषय विस्तार को पढ़ें, तो कहीं भी हमें हमारा विषय बिखरा हुआ ना लगे, कहीं भी ऐसा ना लगे कि हम अपने विषय से भटक गए हैं। उसके बाद है, पल्लवन की भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो व्याकरण सम्मत होनी चाहिए यानी वाक्य विन्यास सही होना चाहिए, सरल लेखन और समझने में सरल और सहज होनी चाहिए। उसके बाद है, अप्रासंगिक और अनावश्यक बातों को त्याग कर मूल भाव को आधार बनाना चाहिए। जो अनावश्यक बातें हैं उनको पल्लवन में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। पल्लवन में किसी भाव या विचार की आलोचना की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। किसी भी तरह की आलोचना, किसी भी तरह का विरोध हम पल्लवन में नहीं कर सकते। पल्लवन में साम्य, वैषम्य और विभिन्न मतांतरों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यानी उस विषय के मत में, उस विषय के भेद के रूप में, या उस विषय से कितने लोग समानता रखते हैं और कितने लोग असमानता रखते हैं, इस तरह का उल्लेख करने से बचना चाहिए। वर्तनी, वाक्य विन्यास और विराम चिन्हों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी हम जब पल्लवन लिखें तो हमारी मात्राओं की गलती, वर्तनी की गलती, स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। वाक्य विन्यास हमारा सही होना चाहिए और विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान पर होना जरूरी है। पल्लवन लिख लेने के पश्चात उसे पूरी तरह से पुनः पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, जब हम किसी एक विषय का विस्तार कर चुके, जब हम उस विषय पर अपने विचार प्रकट कर चुके हों, तब उन विचारों को एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यदि कोई त्रुटि होगी तो हम उसे दूर कर देंगे। परंतु जब अगर हमने पल्लवन लिख दिया और उसको पढ़ा नहीं, तो हम उस गलती को ठीक नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरा पल्लवन लिखने के पश्चात हम उसकी एक रीडिंग अवश्य ही लें। तो बच्चों, ये 2 प्रश्न
आज आपके सामने हुए। एक है पल्लवन की विशेषताएं और दूसरा है पल्लवन प्रक्रिया के नियम। इसके पश्चात और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ये हमने कल कर लिया था। पल्लवन शब्द का अर्थ, पल्लवन के लेखन की आवश्यकता क्यों है, पल्लवन की परिभाषा कल की थी, पल्लवन और व्याख्या में अंतर, पल्लवन और अनुच्छेद लेखन में अंतर, पल्लवन और निबंध में अंतर। ये जो चारों प्रश्न अंतर के हैं, पल्लवन और व्याख्या, पल्लवन और अनुच्छेद, अनुच्छेद माने पैराग्राफ राइटिंग, और पल्लवन और निबंध, इन में क्या क्या अंतर हैं, इसको हम बच्चों कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। बाकी के जो 3 प्रश्न हमारे रह गए, इनको हम कल करेंगे। तो बी ए थर्ड ईयर क्लास, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो जो प्रश्न हम करते जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को साथ साथ तैयार कर दें, साथ साथ याद करें। क्योंकि 3 मार्च से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। आप लोगों को सूचना मिल ही गई होगी। तो जो विषय करवाया जा रहा है या जो विषय हमने पहले किए थे, उन सब की रिवीज़न आप साथ साथ करते चले जाएं, क्योंकि आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है। केवल 2 या 3 छोटे छोटे प्रश्न बाकी हैं जो अभी करना शेष है। ओके, ऑल द बेस्ट।